याद है आपको ऑडिट की डेफिनेशन? ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. अच्छे से समझ में आ गई थी? फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि ऑडिट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। मतलब हमें एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, है ना। जैसे कि क्या क्या, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एफएम, डेटा प्रोसेसिंग, और इन सब के साथ एक इम्पॉर्टेंट सब क्या था, बिहेवियरल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर का भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझ में आ गया था, है ना। फिर क्या था, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, एप्लीकेबल इंड एस जो है, उन सब के अकॉर्डिंग। फिर टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स, कम्युनिकेट करना फिर उसको, और फिर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यहाँ पर आपको एक वो पता लगा था ऐसे 200 किस पर है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। स्कोप रेफर्स टू range or reach of something. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statement. Users of financial statements कौन कौन users होते हैं? Shareholders, employees, customers, government, regulatory authorities, bankers, etc. ये सब हमारे users of financial statement है। Enhancing of degree of confidence is achieved by expression of an opinion by the auditor whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. तो हमारा स्कोप क्या होता है कि हम मतलब ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात दोबारा से एक्सप्लेन की गई है कि हमें ऑडिट में जो हमारे यूज़र्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना होता है ना। वो क्योंकि ओपिनियन देखते हैं किसका, ऑडिटर का। ओपिनियन जैसा ऑडिटर देता है, जैसा कंक्लूजन ऑडिटर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब लोग काम करते हैं अपना। तो यहाँ पर क्या होता है, एनहांसिंग द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। किन सब के अंदर, इन सब यूज़र्स के अंदर, ठीक है। और जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे होते हैं वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के होते हैं। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मीन्स अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एन एंटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, in case of companies in India, financial reporting framework is provided under Schedule 3 of Companies Act 2013। पढ़ा है हम सब ने Schedule 3 of Companies Act, ठीक है। तो अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, वो फ्रेमवर्क मतलब हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। वो फ्रेमवर्क जो हमने अडॉप्ट करा है फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो हम यहाँ पर कंपनीज एक्ट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम शेड्यूल 3 को फॉलो करते हैं ना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। तो ये वही उसी की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हम क्या फॉलो करते हैं, हम डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियाज़ को फॉलो करते हुए बनाते हैं, है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन भी अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं, जो हम अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड in the scope of financial statement. First, coverage of all aspects of entity. Audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to financial statements being audited. तो हम स्कोप की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे ऑडिट के अंदर कौन कौन सी बातों को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात क्या है कि हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी को कवर करते हैं, ठीक है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मतलब कि एक एंटिटी के हर पार्ट को हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देंगे और कुछ का ऑडिट करेंगे, ठीक है। हम सैम्पलिंग बेसिस करते हैं, लेकिन सैम्पल भी वो एज अ होल को बेस रख कर के ही निकाला जाता है, ऐसा नहीं हम कोई पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कवरेज कैसी होती है? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी की। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ना फॉर ऑडिट, फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डाटा रिलायबल होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए कि मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलायबल होना चाहिए डाटा, और सफिशिएंट होना चाहिए कि मतलब कि बहुत कम नहीं होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट का डेटा होना चाहिए, है ना। द ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा लाइक बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting system and internal controls by carrying out appropriate tests, inquiries and procedures, ठीक है। तो वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डेटा कैसा होना चाहिए? रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। अब वहाँ पर कितना मतलब कि कितने अमाउंट को हम रिलायबल या कितने अमाउंट को हम सफिशिएंट बोलेंगे, ऐसा एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, है ना। वो क्या है? ऑडिटर की जजमेंट पर डिपेंड करता है। द ऑडिटर मेक्स जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जज करके बताएगा कि किस डेटा को हम रिलायबल और सफिशिएंट मानेंगे, ठीक है। टू मेक स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स बाय कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट टेस्ट। कैसे बताएगा वो? बाय कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरी एंड प्रोसीजर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is properly disclosed in financial statements. He should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. तो अब ऑडिटर का और क्या स्कोप होता है? ऑडिटर ये भी ध्यान में रखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सारी बातें डिस्क्लोज करी है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में हमने सारी बातें डिस्क्लोज करी है कंपनी ने कि नहीं करी। ही शुड कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या दिमाग में रखते हुए ये पता लगाएगा कि सारी बातें डिस्क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। तो सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कि एज़ पर कंपनीज एक्ट या एज़ पर कोई भी एक्ट, हमें अगर कुछ डिस्क्लोजर बोला गया है देने के लिए तो वो किया गया है कंपनी ने या नहीं किया। इट इज़ डन बाय इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली समराइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन एंड बाय कंसिडरिंग द जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये इंश्योर कैसे करते हैं कि सारा डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ? बाय प्रॉपरली समराइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन, और जजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, ये बात तो हमें बताइए कि प्रेजेंटेशन और
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब उन्होंने जजमेंट रखा होगा ना, देखो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किसने करे? मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करे, ठीक है। अब उस टाइम पे प्रिपेयर करते टाइम जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तब उन्होंने अपने हिसाब से जजमेंट किया होगा, लेकिन फिर उस प्रेजेंटेशन को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बाद में ऑडिटर चेक करेगा, तब फिर ऑडिटर अपने तरफ से जजमेंट लगाएगा कि कितना करेक्ट है, कितना सही है ना। लेकिन प्रिपेयर करते टाइम तो उन्होंने जजमेंट करे होंगे ना। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक्स मेनी जजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग financial statement, for example of choosing appropriate accounting policy in relation to various accounting issues like choosing the method of depreciation or fixed asset or choosing appropriate method for valuation of inventory। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या जजमेंट लगा रहा होगा while preparing financial statement? वो ये सोच रहा होगा कि हम डेप्रीसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करें, हम हमारी इन्वेंट्री को किस फीफो लीफो मतलब किस तरीके से हम कौन सा अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज़ करके हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। तो ये वाला जजमेंट पहले सबसे पहले किसने किया होगा? मैनेजमेंट ने, ठीक है। द ऑडिटर, अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द मैनेजमेंट। ऑडिटर ये चेक करेगा कि वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने चूज़ करी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, अब वो कंसिस्टेंटली चल रही है कि नहीं चल रही है ना, क्योंकि हमें उसका हमें कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को यूज़ करना होता है, तो हम वो कंसिस्टेंटली यूज़ करें। और अगर चेंज भी करेंगे तो सिर्फ वो 3 जो हमारे पॉइंट्स हैं सिर्फ उसकी वजह से चेंज करेंगे। अगर चेंज हुई होगी तो फिर उसका प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब चेक कौन करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। वेदर सच अ सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चूजन policy has been applied consistently on a period to period basis. Understand that financial statement of an entity is prepared on historical financial information basis. Historical financial information means information expressed in financial terms in relation to particular entity derived primarily from that of accounting system about economic events occurring in past time period or about economic conditions or circumstances in the past. For example, purchases and sales are reflected in financial statements of an entity. These are examples of historical financial information. These are about transactions which are occurred in past. अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे हैं ना मैनेजमेंट ने, ये कौन से इंफॉर्मेशन को लेकर के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? हम ऐसे ही बिल को देख करके करते हैं ना, जो कि पहले का है। मतलब पहले तो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना। और वो जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स ही तो होते हैं। हमने कितनी सैलरी पे करी, उसका वो सैलरी स्लिप, हमने कितना सामान हम खरीद के लाए, हमने जो क्रेडिटर को बिल दिया होगा, या फिर हमने कुछ भी किसी को पेमेंट करी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, कुछ भी, वो हमारे सारे बिल पास्ट रिकॉर्ड्स है ना, हो चुके हैं वो सारे। और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में प्रिपेयर करते हैं उन पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम पास्ट इन्फॉर्मेशन को देख करके, हम पास्ट टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन को देख करके हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when purchases and sales are reflected in financial statements of an entity, these are examples of historical financial information. These are about transactions which have occurred in past. हमने जो वो परचेज का बिल, सेल का बिल, जो भी हमने इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाली होगी, वो कहाँ से देखा है? वो ट्रांजेक्शन्स है जो पास्ट में इनकर हो चुके हैं। Since financial statements are prepared on the basis of historical financial information,
It is logical that audit of financial statement is also based upon such historical financial information. Therefore, audit of financial statement is based upon historical financial information. ठीक है, audit of financial statement is based upon historical financial information. जो मैंने आपको बताया था ना, करेक्ट इनकरेक्ट आता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसके अंदर बुक की एग्जैक्ट लाइनें लिखी होती है, मतलब मॉड्यूल की कहीं ना कहीं से एग्जैक्ट लाइनें लिखी होगी, और अगर इनकरेक्ट होगा तो कुछ चेंज करा होगा, और करेक्ट होगा तो आपको एज इट इज़ लाइन दिख जाएगी क्वेश्चन की, मॉड्यूल के अंदर से ही होता है वो क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें एक एक लाइन मतलब पढ़ी होनी चाहिए आपने, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसको 2-3 बार रीडिंग कर लो एटलीस्ट, ताकि आपको पता रहे कि क्या पे क्या लिखा है. ठीक है, तो हमने क्या कंप्लीट किया अभी हमने ये कंप्लीट करा स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है. अभी क्या इंक्लूड नहीं होता वो भी देखेंगे. ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम पूरी एंटिटी का कवरेज करते हैं. ठीक है, फिर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं वो रिलायबल होती है और सफिशिएंट होती है, और ये ऐसा नहीं है कि इतना रिलायबल है इतना सफिशिएंट है, ये किस पर डिपेंड करती है, ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करती है. ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है. इसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पढ़ा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की. एक तो ये होता है कि जो प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन कर रहा होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वो होता है मैनेजमेंट. ठीक है, और मैनेजमेंट वो जो डाटा को बनाता है वो बहुत सारे जजमेंट लेकर के बनाता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है करके. ठीक है, फिर उसको बाद में कौन चेक करता है, ऑडिटर चेक करता है, और ऑडिटर फिर इवैल्यूएट करता है कि वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने यूज़ करी है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर यूज़ करी होनी चाहिए, है ना, पीरियड टू पीरियड बेसिस पर यूज़ करी होनी चाहिए. और फिर वो जितने भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे होते हैं वो हमने कौन से डाटा को यूज़ करके बनाए होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इस पर क्वेश्चन है, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड. अब हम ये देखेंगे कि क्या इंक्लूड नहीं होता. स्कोप का मतलब क्या है, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता. तो क्या इंक्लूड होता है, हमने 3 पॉइंट्स देख लिए उसमें. अब क्या इंक्लूड नहीं होता, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. मतलब ऑडिटर वो वाली ड्यूटीज़ नहीं करता जो उसके डोमेन के बाहर है. जैसे कि क्या ऑडिटर को प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका काम है, नहीं है. तो एक ही ऐसी ड्यूटी हो गई जो उसके डोमेन से बाहर है ना, तो वो वाली ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक दैट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम. Similarly, it is not expected from an auditor to determine the suitability and life of civil structures like building. These skills sets which may be performed by qualified engineer in their respective fields. जैसे कि ऑडिटर का ये काम थोड़ी है कि आपकी मशीन पुरानी हो गई है, इसको चेंज करो, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, या जो आपने ये बिल्डिंग बना करके रखी है ये आप सही तरीके से इसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सिविल स्ट्रक्चर करेक्ट सही नहीं है ना. तो ये काम ऑडिटर का नहीं है ना, ये काम एक इंजीनियर का हो सकता है, लेकिन ऑडिटर को ये सब चीज़ें नहीं चेक करनी होती. ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करना. उसका काम ये नहीं होता कि मशीन ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है कि नहीं है, ये काम ऑडिटर का नहीं होता. ठीक है, तो वहीं एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सबसे पहले हमने देखा इसको स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं होता, ऐसी ड्यूटीज़ जो उसके डोमेन से ही बाहर है ना. जैसे कि किसी एसेट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, सही है कि नहीं है, या बिल्डिंग का सिविल स्ट्रक्चर कैसा है, ये उसके स्किल सेट से बाहर है, ये क्वालिफाइड इंजीनियर्स का काम होता है. ठीक है, एन ऑडिटर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. पहला पॉइंट हमने ये देखा, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एन ऑडिटर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. मतलब ऑडिटर उन डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस मानता है. मतलब जैसे कि देखो
एक ऑडिटर का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए गए हैं ये किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके बनाए गए होंगे, है ना, जैसे कि बिल्स वगैरह को देख करके, वाउचर्स, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सबको देख करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे गए होंगे, है ना। तो अब ये वाले बिल ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आता। मतलब वो ये चेक करने नहीं बैठेगा कि ये बिल सच में ऐसी पार्टी है कि उसको फ़ोन करे थर्ड पार्टी को, मतलब इतना उसका नहीं है काम। उसका काम है कि अच्छा ये बिल दे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है मेरे को, ठीक है। मतलब ऑडिटर चेक तो करता ही है, लेकिन उसका काम ऐसा भी मत सोचो कि बिल्कुल ही वो CID बन जाएगा, ठीक है। एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. The genuineness of the documents cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field. अब यहाँ पर लेकिन अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर गलत होगा तो ऑडिटर तो सही बोल देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ऑडिटर काम कर रहा होता है विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। अगर ये गलत होंगे और उसको लग गया कि ये गलत है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ करे गए हैं वो ऐसे ही फर्जी बना दिया है ना, वो सही है ही नहीं, और ऑडिटर को ऐसा लगता है, तो ऑडिटर क्या करेगा फिर? ऑडिटर इस बात को रिपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वो उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो उस टाइम पर भी CA कोई अपॉइंट हुआ होगा, ऐसा थोड़ी कि कोई और अपॉइंट किया होगा, CA ही अपॉइंट किया होगा गवर्नमेंट ने, तो उस वाले CA का काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना। ये जो ऑडिट करने जा रहे हैं हम, इनिशियली हमारा काम नहीं होता ये वाला इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हमें बस रिपोर्ट करना होता है कि ये लग रहा है, ऐसा शक है कि नहीं सही है, ठीक है। The genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field. An audit is not an official investigation who alleged an audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal powers of search and recording statements of witness on oath, which may be necessary for carrying out official investigation. मतलब ये इन्वेस्टिगेटर का काम होगा ना, वो सर्च एंड सीजर करेगा। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं वाला चैप्टर, प्रोसिक्यूशन और ये सर्च एंड सीजर, ये प्रोसीडिंग्स, बाद वाली प्रोसीडिंग्स। तो इसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक इन्वेस्टिगेटर जो कि एक प्रोफेशनल ही होता है, CA ही होता है, लेकिन फिर वो ये उसके पास लीगल पावर होती है एविडेंस को वो कर लेने की, जब्त कर लेने की, या अपने वहाँ से लेकर चले जाने की, या फ़ोटोकॉपी निकलवाने की, ये सब, या फिर जो वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिस वाले लोग जो काम कर रहे होते हैं, उनको मना कर देने की कि आप ये डॉक्यूमेंट्स या ये वाला एसेट का यूज़ नहीं कर सकते, किसी रूम को लॉक करके चले जाने की। ये सब पावर्स इन्वेस्टिगेटर की होती है, ऑडिटर की नहीं होती है, ठीक है। वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करने आया। ऑडिट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये बात समझो कि ऑडिट करना इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद स्पेशल पर्पस। इन्वेस्टिगेशन होता है उसका बिल्कुल ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, तब हम फिर CID बन के काम करेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। लेकिन जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तब ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर को अगर कुछ गलत लगेगा तो बस उसको उसका काम है रिपोर्ट करना, उसका काम चेक करना नहीं है। उसका काम चेक करने में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, बस। हाँ, ऑडिटर तो अलग है और इन्वेस्टिगेशन करने जो आया है वो अलग है। हाँ, वो भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल, ये सब चेक कौन करेगा, एक CA ही कर सकता है ना, लेकिन वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया होगा, उसका जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो अलग तरीके से किया गया होगा। ये वाला जो ऑडिट है, ये हम एक जो कंपनीज एक्ट ने ऑडिट करने को बोला गया ना, ये वो वाला ऑडिट है। एक नॉर्मल ऑडिट जो हर कंपनी को करवाना होता है, ये वो ऑडिट है। हाँ, फिर वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अगर करा होगा किसी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड सस्पेक्टेड and it is specifically called upon the check the accounts whether fraud really exists, it take character of investigation. जब हम फ्रॉड की चेकिंग कर रहे होते हैं ना, तब इन्वेस्टिगेशन का कैरेक्टर आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड।
हम जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा मतलब उसमें क्या था, पूरी एंटिटी को कवर करना है, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए और प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी होनी चाहिए मैनेजमेंट ने, तो उसमें हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, हम प्रॉपर क्या बोलते हैं ये देखेंगे कि, एक सेकेंड, ठीक है, The objective of audit, on the other hand, has already been discussed, is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. ठीक है ना, ऑडिटर का क्या काम है कि वो जो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं चेक, उसका काम है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये चेक करना कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हुए हैं कि नहीं हुए, कंसिस्टेंसी, अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया, वो हमारा इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होना चाहिए, ये सारे काम उसका चेक करना है। ठीक है, देयर बाय इनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और फिर ये सब चेक करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ठीक है, द स्कोप ऑफ ऑडिटर इज जनरल एंड ब्रॉड, वेयर एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है फॉर वो इनकरेक्ट करेक्ट। क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट जनरल होता है और हम पूरा ऑडिट मतलब पूरा एंटिटी को कवर कर रहे होते हैं। हमने स्कोप में फर्स्ट पॉइंट ही ये पढ़ा कि हम कवरेज कैसी रखते हैं, पूरे एंटिटी की कवरेज रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, मतलब हमें जिस पॉइंट पे लग रहा है गड़बड़ है हम उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, वेयर एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। सबसे पहला पॉइंट वही, कवरेज हमें कैसे लेनी है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी की लेनी है। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर, एक्सप्रेशन ऑन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा क्या है, स्कोप में जो बातें इंक्लूड होती है वो है। ठीक है, जो बातें इंक्लूड नहीं होती वो क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन, ये सारे हमारे आउटसाइड द डोमेन ऑफ ऑडिटर होती है। ठीक है, समझ में आया, स्कोप आया सबको समझ में? ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स of a company listed on NSE. The audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt and good profit. तो इन्होंने एक कंपनी के शेयर परचेज करे थे और वो जो कंपनी के शेयर परचेज करा होगा तो उन्होंने कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी होगी, और कंपनी की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो क्या प्रेजेंट करी थी कि कंपनी की हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंपनी की डेट कम है, कंपनी का अच्छा टर्नओवर है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। On above basis, he absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit reports of company provide such assurance to investors like Lalji Bhai? Is thinking of Lalji Bhai correct? बताओ। Yes, no तो ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी तो दो। जो इम्पोर्टेंट वर्ड आपको बताना है वो तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, एश्योरेंस। आपको क्या लिखना होगा इसमें, एब्सोल्यूट नहीं है बट रीजनेबल एश्योरेंस देता है वो। ठीक है, मतलब 100% नहीं बोल सकते कि भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है तो उसको प्रॉफिट ही होगा शेयर खरीदने से, हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इस चीज़ के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है,
एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस, ऑडिट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता टू इन्वेस्टर इन शेयर रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ हिज मनी. शेयर प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ फैक्टर्स. एक पॉइंट ये भी है कि सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से सिर्फ, और कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो सिर्फ उसके अपनी कंपनी की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं करता. कभी कभी हमारे एज अ इकोनॉमी एज अ होल भी शेयर के इंक्रीज डिक्रीज पर इफेक्ट करता है ना. जैसे कि अभी वो रिजल्ट आया था, क्या बोलते हैं, क्या था, किस इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो उसकी वजह से भी शेयर्स कम हो गए. अब इसमें कंपनी की गलती है ना. तो ये जो फैक्टर है वो रेंज ऑफ फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ अफेक्ट करती है. तो हम इसलिए हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको प्रॉफिट ही होगा. एंड ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस. आपको ये वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है इस आंसर में कि ऑडिट क्या प्रोवाइड करता है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. और एक ये लाइन तो ऐसे रट लो, मतलब बहुत सारे आंसर में, मतलब इस लाइन को तो रट लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को क्या चेक करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. ये लाइन एज इट इज ऐसे चिपका के आनी है बहुत सारे आंसर्स में. हेंस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट. समझ में आया? हाँ, नॉट करेक्ट. उसने क्या बोला था, उसने तो ये बोला था ना कि एश्योरेंस है कि मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा. तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो इज नॉट करेक्ट ना उसका इंटेंशन. अब यहाँ पर भी जो आपकी बुक में आंसर गिवन है ना, ये वैसी है, लॉ की तरह छोटा. आप कैसे बताओगे उसको? स्कोप को, जो भी हमने ये इतनी सारी बातें पढ़ी स्कोप के बारे में, नहीं सॉरी स्कोप नहीं, ये वाला पॉइंट, वो जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये रीजनेबल एश्योरेंस और ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके फिर आप उसके केस को एक्सप्लेन करके अपना कंक्लूजन दे दोगे. इन्होंने जो पैराग्राफ दिया वो सिर्फ कंक्लूजन का दे दिया है ना. Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. तो एक कंपनी है जो किस बिजनेस में है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में. इट इज़ इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक अ क्लीन सिटी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाय जोहा एंड जोहा, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, it is observed by auditors that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of hefty monetary penalty on the company. ठीक है, एक कंपनी है जो वेस्ट रिसाइकलिंग का काम करती है. अब उनका ऑडिट करने एक ऑडिट फर्म आई, जोहा एंड जोहा. उनके पास बाय द ऑडिटर्स दैट कंपनी, ऑडिटर्स ने क्या ऑब्जर्व करा कि कंपनी के पास एक नोटिस था ट्रिब्यूनल का जिसके अंदर ये लिखा था कि कंपनी ने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करा और उनके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी. ठीक है, द कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस. कंपनी को अभी नोटिस का रिप्लाई देना बाकी है. द ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द कंपनी points out that auditors are going beyond the scope of their work. Does such matter fall within the scope? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सो गया क्रिश, बिल्कुल ये आग बंद करके सो जाता है. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, देखो, एक कंपनी है जो रिसाइकलिंग का काम करती है. ठीक है, कहानी की तरह सुन लो. एक कंपनी है जो रिसाइकलिंग का काम करती है, उसके पास एक ऑडिटर फर्म ऑडिट करने के लिए गई और ऑडिटर फर्म को क्या पता लगा, एक नोटिस दिखाओ उनके पास. उस नोटिस में क्या लिखा था कि इस कंपनी ने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करा और इसलिए इस कंपनी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी. ठीक है, अभी सिर्फ कंपनी के पास नोटिस आया था. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, नोटिस और ऑर्डर में, इन दो वर्ड्स में फ़र्क होता है. नोटिस का मतलब होता है कि अभी हमारे पास सिर्फ हमें बताया गया, हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं. ऑर्डर का मतलब होता है जो लिखा है ना वो कर दो बस. ठीक है,
तो अभी हमारे पास नोटिस आया, अभी हमारा रिप्लाई जाना भी बाकी है कंपनी का, और ऑडिटर्स ने ये पॉइंट आउट किया ना कि उन्होंने इस बात को अपने डिस्क्लोजर में नहीं लिखा, ठीक है। ये ऑडिटर ने बोला कि अपने नोट्स अकाउंट्स में उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट नहीं करा, और जो कंपनी है वो ये बोल रही है कि आप अपने स्कोप से बाहर जा रहे हो, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बताना है क्या ये चीज़ उनके स्कोप में फॉल करती है कि नहीं करती, ठीक है। हमने देखा था कि प्रॉपर डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है, हमने थर्ड पॉइंट में देखा था ना, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो इसका मतलब यहाँ पर अब बस इतना लिखा है, इसका मतलब ऑडिट, देखो ऑडिटर ने क्या बोला था, आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा, लेकिन हमने स्कोप में साफ साफ पढ़ा क्या कि प्रॉपर डिस्क्लोजर करना ऑडिट के स्कोप में आता है, ठीक है। तो कंपनी का बोलना कि आपके स्कोप से बाहर है ये गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्कोप एक्सप्लेन करके फिर हम कंपनी को बोलेंगे कि कंपनी गलत बोल रही है। अब थर्ड पढ़ो, आप लोग पढ़ो थर्ड। पढ़ा, रूशर को बोलो पढ़ो, तो वो फ़ोन में कुछ पढ़ने लगता है, अपने मैसेज पढ़ने लगता है। बताओ फिर। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant asset comprising building, machinery and inventories were insured from the branch of public sector insurance company. Apart from insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU was also appointed as CA for verification of books. He was also requested to submit an early report. Would the report of CA in nature of audit report? यहाँ पर उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये उसके किस में नहीं है, एम्बिट ऑफ स्कोप में नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ CA फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द लॉस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन जेन्युइननेस ऑफ लॉस and any issue affecting liability of insurance company. It is an investigation and not in the nature of audit report. अब हमें पढ़नी है लिमिटेशंस। The process of audit suffers from certain inbuilt limitations due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance that financial statements are free from misstatements due to fraud and error. ठीक है, ये लाइन समझ में आई। इस लाइन का क्या मतलब था कि जो ऑडिट है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ ऑडिट है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसी की वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, ठीक है। नहीं तो हम क्या दे पाते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। दीज फंडामेंटल लिमिटेशंस अराइज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स: नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व मैनी जजमेंट्स,
by management. These judgment may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. देख लो, ये लाइन बहुत जगह है, आपको पूरी बुक में बहुत जगह देखने को मिलेगी. ये लाइन को एज इट इज़ लिख करके आना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात, जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे जजमेंट लगा करके रखे होते हैं उस पर, है ना. तो यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है. इसकी वजह से ऑडिटर क्या नहीं दे पाता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस. वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework and for devising suitable internal controls. However, such control may not have operated produce reliable financial information due to their own limitation. देखो, internal control word यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. कहाँ लिखा था, ये रहा. इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर वर्ड यूज़ करा है. अभी इंटरनल कंट्रोल को हमें डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है. ठीक है, अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने इंटरनल कंट्रोल लगा के रखा है. हमने हमारे ऑफिस में कैमरा लगा करके रखा है. ठीक है, लेकिन वो कैमरे को ठीक से कोई देख ही नहीं रहा या वो कैमरा चल ही नहीं रहा. तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल तो हमने लगाया लेकिन उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किया जा रहा है ना. तो अगर वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होगा तो ये एक फर्म के लिए लिमिटेशन हो गई. अब दोबारा से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है कि हो सकता है फर्म पे हमारे इंटरनल कंट्रोल है लेकिन सच कंट्रोल में नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशन. इंटरनल कंट्रोल है लेकिन वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसलिए हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ हो जाए. तो ये अपनी ही ओन लिमिटेशन हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज़ डिवाइज्ड अ कंट्रोल दैट ऑल परचेज बिल्स should reflect stamp and signature of an authorized person in goods receiving section of the company stating the date and time of receiving goods in premises. तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कंट्रोल तो लगाया है कि जो हमारे जितने भी परचेज बिल होंगे ना उसको प्रॉपरली स्टैम्प और सिग्नेचर किया जाएगा जो भी गुड्स रिसीविंग सेक्शन में ऑथराइज्ड पर्सन होगा. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल लगाया गुड्स की चेकिंग के लिए, गुड्स को मेंटेन मतलब उसका नंबर ठीक रहे, उस चीज़ को देखने के लिए, गुड्स की चोरी ना हो जाए. तो उसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया कि गुड्स रिसीविंग सेक्शन जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके परचेज बिल पर स्टैम्प और सिग्नेचर लगाएगा. ठीक है, स्टेटिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स इन प्रीमाइसेस. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल है. devised by the company to ensure that only those purchase bill are produced for payment for which the goods have actually received. हम सिर्फ उन्हीं परचेज बिल पर पेमेंट करेंगे जो एक्चुअली डेटेड साइंड बाय ऑथराइज पर्सन होगा. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इफ कंसर्न अकाउंटेंट एंड ऑथराइज पर्सन इन गुड्स रिसीविंग सेक्शन collude. It is the case of overriding of internal control devised by the company due to collusion between two persons. Such probable collusion is one of the limitation of internal control itself. अब ऐसा हुआ कि वो जो गुड्स रिसीविंग सेक्शन में जो वो ऑथराइज्ड पर्सन था और जो कंसर्न अकाउंटेंट है उन दोनों के बीच कुछ कॉल्यूड हो गया, मतलब क्या, हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ. तो अब जब दो लोगों के बीच कॉल्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर अब लिमिटेशन हो गई इंटरनल कंट्रोल पे. इंटरनल कंट्रोल हमने लगाया तो बट वो ठीक से ऑपरेट नहीं किया. तो अगर वो ठीक से ऑपरेट नहीं करा तो हमारी हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे कुछ असर पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना. परचेज बिल की बात हो रही थी यहाँ पर. अब परचेज बिल पे परचेजेस का अमाउंट कुछ गलत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है. तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई. मतलब ये तो कंपनी की खुद की लिमिटेशन हो गई ना. अब वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में गलत होगा तो वो ऑडिटर भी क्या कर सकता है. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स पढ़े. 2 पॉइंट्स क्या क्या पढ़े. पहला ये कि जो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन
प्रिपेयर करते हैं वो बहुत सारे जजमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है ही। दूसरा पॉइंट ये देखा कि यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल हो सकता है लेकिन वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ हो रही है, ये हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। Nature of audit procedures. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure. Auditor audit कैसे करता है? Audit procedures का use करके करता है, ठीक है। However, there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. For example, an auditor does not test all transaction and balances. Audit किया जाता है ऑडिट प्रोसीजर का यूज़ करके, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर ही हमें ये बोलता है कि आप सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हो। अब हम सैम्पलिंग करेंगे तो हम सारे ट्रांजैक्शन और सारे बैलेंसेस का 100% चेकिंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऑडिट के अंदर ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि गलती, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस, ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैम्पल्स, only by testing samples. It is the example of practical limitation on auditor ability to obtain audit evidence. Management may not provide complete information as requested by auditor. There is no way by auditor can force management to provide complete information as may be requested by auditor. In case he is not provided with required information, he can only report. It is an example of legal limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. अब यहाँ पर ऑडिटर ने ऑडिट करने के लिए मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। सुन लो चारों ही फ़ोन चला रहे हो। पंद्रह मिनट और लिमिटेशन कंप्लीट कर लेते हैं ऑडिट की, फिर लॉ शुरू करेंगे, ठीक है। ब्रेक ले लेना 15 मिनट के बाद। 2 चैप्टर। बोलूं? यहाँ पर क्या लिखा था कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी कुछ, और मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट से लड़ेगा कि नहीं दो, अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। नहीं, क्या करेगा ऑडिटर के पास? अल्टीमेट चॉइस क्या रह जाती है? वो सिर्फ क्या कर सकता है? रिपोर्ट कर सकता है उस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एक क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अब ऑडिट मैनेजमेंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा ही कहाँ से, है ना। द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपरस पीपल एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व इन फ्रॉड। हो सकता है मैनेजमेंट में खुद ही धोखेबाज लोग हैं। इट में एंगेज इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम विच में बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर। मतलब उन्होंने इतने अच्छे से फ्रॉड किया है कि विच इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर, है ना। It may produce fabricated documents before auditor to lead him believe that audit evidence is valid. उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या मिले? ऑडिट एविडेंस मिले और वो उस पर विश्वास करें। However, in reality, such documents are fake and non-genuine. We have already discussed under the section of the scope of audit that an auditor is not an expert. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्कोप वाले पार्ट में कि ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर उसको गलत लग भी रहा है तो वो बस रिपोर्ट करेगा और लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ठीक है। Therefore, he may lead to accept
तो वो क्या करेगा, इनवैलिड डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा एज ऑडिट एविडेंस और उस पर ही वो इन्फॉर्मेशन देगा, और उसको गलत लग रहा है तो रिपोर्ट करेगा. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी में हैव एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी. अब ऐसा भी तो होता है ना, एक बिजनेस अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन पे आता है, तो जब हम हमारे जान पहचान वाले लोगों के साथ ट्रांजैक्शन में आते हैं तो हम उनको सस्ता गुड्स बेच देते हैं, है ना. तो सच ट्रांजैक्शन में ओनली पेपर ट्रांजैक्शन may not have actually occurred. The auditor may not be aware that such related party relationships or audit procedure may not be able to detect probable wrongdoings in such transaction. और ऐसा भी हो सकता है कि वो related party transactions बस दिखाया गया, एक्चुअल में हुआ ही नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन एक हो जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट इन्वेस्टिगेशन का नेचर नहीं होता उसका, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन, इसलिए ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम. हमें पता है कि एक डॉक्यूमेंट की टाइम के साथ साथ उसकी रेलेवेंस डिक्रीज होती रहती है, और हमें ये भी पता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट डेटा को यूज़ करके बनाई जाती है. ठीक है. तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि टाइमलीनेस की वजह से, क्योंकि हम पास्ट डेटा को यूज़ करके बना रहे हैं, उसकी रेलेवेंस क्या हो जाए, कम हो जाए. द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर. देयरफॉर द बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ ऑब्टेनिंग इट. Consider, for example, an auditor who is conducting audit of a company since last 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from management of the company regarding various matters. During his third year, he chooses to rely upon some information obtained as part of audit procedure of the second year. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant, and so the information being relied upon the auditor is not timely and may have lost its reliability. अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑडिटर का टर्म होता है ना 5 साल का, 2 साल उसने कंपनी का ऑडिट करा, और थर्ड ईयर में भी उसने क्या सोचा कि मैं उसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करके ऑडिट कर सकता हूँ. लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी. अगर ऑडिटर ने ऐसा किया तो वहाँ पर टाइम का गैप आ जाएगा और उसकी रेलेवेंसी भी कम हो जाएगी. अगर ऐसा कर दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन हो जाएगी ऑडिट में. हाँ नहीं, या एक ऑडिटर का टर्म 5 साल का होता है. ठीक है. वहाँ इसका मतलब है, इसमें लिखा है कि 5 साल का होता है ना, तो पहले साल उसने ऑडिट करा, फिर दूसरे साल उसने ऑडिट करा, फिर जब तीसरे साल वो ऑडिट करने लगा ना, तो उसने जो ऑलरेडी मैनेजमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी 2 सालों में, तो उसने ना यहाँ पर किसी बातों में उन इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर लिया जो उसने ऑलरेडी पिछले 2 साल में इकट्ठा करके रखी थी. अब लेकिन हो सकता है ना कि इस तीसरे साल में वो वाली बात रेलेवेंट ना हो, टाइमलीनेस, टाइम का गैप आ जाए या कुछ भी आ जाए. तो अगर ऐसा ऑडिटर ने कर लिया तो ये ऑडिटर का ऑडिट सही नहीं होगा, है ना. हाँ, उसको हर बार चेकिंग करनी पड़ेगी. फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटायर एंटिटी एडवर्सली. Adverse events may seriously affect the ability of an entity to continue its business. The business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business model or products, or due to onset of some adverse events. Therefore, in the view of the above factors, the auditor cannot provide guarantee that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. तो यहाँ पर कुछ फ्यूचर में होने वाली बात की वजह से भी हमारे ऑडिट पर अफेक्ट पड़ सकता है. तो इसलिए जो कि हमें अनसर्टेन सिचुएशंस है, हमें पता ही नहीं हो उस फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर इन सब की वजह से मतलब कि हमने क्या देखा, हमने पहला पॉइंट ये देखा कि हो सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नेचर ही ऐसा था कि जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते थे. नेचर ही ऐसा था, मतलब कि उसमें जजमेंट फॉलो किया गया था, ये सब कुछ. ठीक है. सेकेंड हमने देखा ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसा होता है क्योंकि हम वहाँ पर सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था, थर्ड पॉइंट किसके बारे में था, हाँ, कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मतलब हम बिल्कुल ही वो घुस करके चेकिंग नहीं करते हैं. ठीक है. फिर फोर्थ था टाइम के ऊपर
कि रेलेवेंस अगर हमने पिछले साल के ऑडिट के अकॉर्डिंग रख लिया तो वो हो सकता है गलत हो जाए। और फिफ्थ पॉइंट था फ्यूचर इवेंट के बारे में, हमें फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। तो ये सारी क्या होती है लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, जिन पॉइंट्स की वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, हमें रीजनेबल एश्योरेंस ही देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? Inherent limitations of audit. Essay 200. Overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standard on auditing. The auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero. एक ऑडिटर ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगा ही। ठीक है, बिकॉज देयर आर, किसकी वजह से, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई फॉर दैट क्वेश्चन इन करेक्ट कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू and cannot reduce their audit risk to zero because there are inherent limitation of an audit. Inherent limitation arise due to nature of financial reporting. इसमें हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट जजमेंट बनाता है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में हमने सैम्पलिंग वाला एग्जाम्पल देखा था। पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने और क्या देखा था सैम्पलिंग के अलावा कि मैनेजमेंट ने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड नहीं करी तो भी ऑडिट सही ढंग से नहीं हो पाएगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर मैनेजमेंट के लोग ही धोखेबाज हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो भी ऑडिट ठीक से नहीं हो पाएगा। नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टू द एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। और फिर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and decrease in relevance of information over time. Relevance of information and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between reliability information and its cost. Future events and condition may affect the entity adversely. Adverse event may seriously affect the ability of an entity to continue its business. ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट थे। ये 2 पैराग्राफ्स और कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट, हाँ इतना और कर लेते हैं बस। व्हाट इज़ एंगेजमेंट? एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाना जिस पे हम सब कुछ लिखते हैं कि ऑडिटर की क्या फीस रहेगी, क्या नहीं समझ में आया? मतलब रिंग नहीं दे रहे यहाँ पे, बस डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एक ऑडिटर को एक कंपनी ने रख लिया है, इसे फॉर्मल एग्रीमेंट बना करके दे रहे हैं, बस रिंग नहीं दे रहे, रिंग की जगह वो दे रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी और ऑडिटर एंगेज हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगेजमेंट 5 साल के लिए उसके बाद उनकी एंगेजमेंट टूट जाएगी। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट। ये बात ये वाला एंगेजमेंट का मीनिंग तो कभी मेरे ध्यान में नहीं आया इस टॉपिक को पढ़ते हुए जो एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच द ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। इट टेक्स द शेप्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। तो एक लेटर, एक फॉर्मल एग्रीमेंट जहाँ पर ये लिखा होता है कि ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी, उसका टर्म क्या रहेगा और उसकी फ़ीस क्या रहेगी और उसके मैनेजमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी। मतलब 2 लोगों में क्लैश क्रिएट ना हो, मैनेजमेंट और क्लाइंट में। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, एक फॉर्मल एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। एक घंटा। External audit engagement. The purpose of external audit engagement is to enhance the degree of confidence of intended users of financial statement. Such engagements are also reasonable assurance engagement. For example, in India, companies are required to get their annual accounts audited by an external auditor. Even non-corporate entities may choose to have their accounts audited by an external auditor because the benefits of such an audit. तो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या कर रहा है, यूज़र्स का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कंपनीज़ को
एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होता है बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल, आपको ये पता है ना कि दो तरीके के ऑडिटर होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर जो प्रैक्टिसिंग सीएज होते हैं, ठीक है। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को भी अपना क्या करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है।